अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं म्यांमार की एक फजीहत के बारे में, जो कि पाकिस्तानी फाइटर लेने के बाद उनकी हुई है। देखिए, जेव-17 ब्लंडर को लेकर हम सब जानते हैं कि ये विमान रिलायबिलिटी इश्यूज से काफ़ी परेशान है और जो ऑपरेट कर रहा है, अब पाकिस्तान से तो असली रिपोर्ट्स आएंगी नहीं, लेकिन जो फॉरेन ऑपरेटर्स हैं, वो शुरुआत से ही इसको लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और म्यांमार के साथ ये चीज़ें तो काफ़ी वर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। दरअसल एक सस्ता फाइटर जेट पूरे एयरफोर्स के लिए कैसे सरदर्द बन सकता है, म्यांमार इसका एक लाइव एग्जाम्पल बन गया है, क्योंकि म्यांमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जेव-17 थंडर जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया, ये यूं कह लें, चाइना ने बनाया, पाकिस्तान ने असेंबल किया। अब ये म्यांमार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है और उसकी वजह है इसका रिलायबिलिटी इशू। और इसी के बाद म्यांमार ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने रूस से जो ज़्यादा ताकतवर Su-30 SME फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें अपने एयरफोर्स में शामिल कर लिया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। 2016 जब म्यांमार ने तकरीबन 16 जेफ-17 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से खरीदे। शुरुआत में ये डील काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, क्योंकि जेफ-17 थंडर एक लो कॉस्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन कुछ ही सालों में म्यांमार को समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ ही सालों में म्यांमार को असली तस्वीर जो है वो दिखने लगी, जब 2022 से 23 के आसपास हालत ये हो गई कि म्यांमार में 16 में तकरीबन 11 जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको ग्राउंडेड करना पड़ गया। और उसके पीछे का जो कारण था, वो सबको चौंकाने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि दिक्कत क्या थी? देखिए, म्यांमार ने कहा कि हाई जी मनूवर्स के दौरान विंग्स और हार्ड पॉइंट में क्रैक्स आने लगे थे। इसके अलावा इनका जो KLJ-7A रेडार है, इस पर भी सवाल उठने लगे इसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को लेकर। म्यांमार ने कहा कि इस रेडार के परफॉर्मेंस में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली हैं। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है और लगातार इनकंसिस्टेंट है, और मेंटेनेंस इश्यूज इतने ज़्यादा होते गए कि जेट को ऑपरेशनल रखना ही म्यांमार के लिए बहुत मुश्किल हो गया। यानी जो एयरक्राफ्ट कभी म्यांमार के लिए सस्ता था, जिस प्राइस को देखकर म्यांमार ने इस डील को फाइनलाइज किया था, अब वही विमान उनके लिए एक कॉस्टली हेडेक बन गया है। और इन समस्याओं से परेशान होकर म्यांमार ने पहले तो पाकिस्तान की बड़ी मान मनोवल करी, उन्होंने चाइना से भी मदद मांगी। लेकिन जब जेव-17 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की फ्यूचर परचेज को लेकर उन्होंने सोचा, तो उन्हें ये डील कैंसिल करनी पड़ी और पाकिस्तान को जो फॉर्मल कंप्लेंट है, ये भी म्यांमार ने भेज दी। और चाइना ने बीच बचाव करने की कोशिश भी करी थी, कई अपग्रेड भी ऑफर करे, लेकिन म्यांमार अब उनसे कन्विंस नहीं था। और यहीं से एंट्री होती है म्यांमार में सुखोई 30 SME फाइटर एयरक्राफ्ट की। म्यांमार ने हाई प्रोफाइल सेरेमनी में नए सुखोई 30 SME फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है। ये एयरक्राफ्ट रशिया के Su-30 SM का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। यहाँ पर ये ट्विन इंजन पावर हाउस है, यानी कि लॉन्ग रेंज भी इससे मिलेगी। म्यांमार को इससे हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी, एडवांस एवियोनिक मिलेगी, यानी कि ये हर मामले में जेफ-17 थंडर से कई गुना आगे हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि म्यांमार की एयर पावर में जो असली बूस्ट है, वो इन्हीं Su-30 SME जेट से आएगा। और अब म्यांमार हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट मिशन के लिए रशियन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, यानी कि Su-30 SME और MiG-29, ये कॉम्बो उनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी मजबूत बना देगा। यानी मतलब ये है कि म्यांमार की इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जेट हमें बहुत लो कॉस्ट में मिल रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हो या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो। हर बार लो कॉस्ट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस सबसे ज़रूरी होते हैं, और म्यांमार ने इस पूरी बात को बहुत हार्ड तरीके से समझा है। और अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि क्यों पूरी दुनिया एक रिलायबल प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए तैयार रहती है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 विमान के बारे में। जैसे जैसे ये विमान अपनी पहले उड़ान के करीब पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे इसको लेकर जो इसकी टेक है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो इसकी खासियतें हैं, उन पर बात होना शुरू हो गई है। और अब एक ऐसी डिटेल सामने आई है जहां पर जो कन्वेंशनल फ्यूल टैंक है, इनके दिन शायद खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा अपग्रेड इस समय हमें देखने को मिल रहा है तेजस मार्क 2 में, जिसके चलते अब विमान पहले से दोगुनी दूरी तक उड़ पाएंगे, वो भी बिना अपने फ्यूल टैंक से कॉम्प्रोमाइज किए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तेजस मार्क 2 विमान में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें हमें पिंच टू वेस्ट फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में पहले हम ये समझेंगे कि ये नया डिज़ाइन क्या है, कैसे ये स्पीड और रेंज को बढ़ाएगा, और क्यों इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर ये माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये पिंच वेस्ट आखिरकार है क्या। देखिए, पिंच वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल फ्यूल टैंक से थोड़ा अलग होते हैं।
एक तरफ जहां ट्रेडिशनल फ्यूल टैंक सीधे सिलेंड्रिकल शेप में हमें देखने को मिलते हैं, तो वहीं तेजस मार्क टू के जो टैंक्स हैं ये बीच से पतले होंगे, यानी बिल्कुल और ग्लास की तरह। इसका फायदा ये होगा कि एयर फ्लो काफी स्मूथ रहेगा, ड्रैग काफी कम होगा, एयरक्राफ्ट ज्यादा एफिशिएंट बना रहेगा। और ये डिजाइन एक खास कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे हम कहते हैं एरिया रूल। यानी जब एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड के करीब पहुंचता है तो हवा का रेजिस्टेंस अचानक काफी बढ़ जाता है, और इसे हम कहते हैं वेव ड्रैग। यानी अगर विमान की जो शेप है वो स्मूथ और बैलेंस हो तो ये ड्रैग काफी कम हो जाता है। और यहीं पर काम करता है पिंच बेस्ड डिजाइन। बेसिकली इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले क्या होता था, पहले हाई स्पीड पर जो पायलट्स हैं ये फ्यूल टैंक्स को गिरा देते थे क्योंकि इनसे ड्रैग काफी ज्यादा होता था। लेकिन अब तेजस मार्क टू बिना टैंक्स गिराए ही हाई स्पीड मेंटेन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा क्योंकि उसका टैंक गिराने की ज़रूरत है नहीं। तो ज़्यादा फ्यूल का मतलब ज़्यादा मिशन टाइम मिलेगा, ज़्यादा स्पीड का मतलब बेहतर सर्वाइबिलिटी के चांसेस बने रहेंगे। यानी अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो तेजस मार्क टू में हमें दो 1800 लीटर के जो फ्यूल टैंक्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और एक 1300 लीटर का जो सेंटर टैंक है ये देखने को मिलेगा। और तेजस मार्क टू की जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो हमें 3300 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। यानी टोटल फ्यूल अगर देखा जाए तो 7000 किलोग्राम से ज़्यादा का ये कैरी कर पाएगा। और इससे जो एयरबोर्न टाइम है वो 3.5 घंटे के आसपास मिलेगा कॉम्बैट पेट्रोल में, और इससे जो रेंज है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी ये एक दोगुना रेंज करने वाला अपग्रेड है जो तेजस मार्क टू में हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को लॉन्गर रेंज फाइटर मिलेगा, बॉर्डर एरियाज में लॉन्ग पेट्रोल पॉसिबल हो पाएगा, मैरीटाइम मिशन में ज़्यादा कवरेज मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट अब तेजस मार्क टू एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनता जा रहा है। यानी स्पष्ट है कि तेजस मार्क टू सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक स्मार्ट और इंजीनियरिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है जो भारत में किया गया है। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप तेजस मार्क टू को कोई साधारण विमान समझने की गलती कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसको डिज़ाइन ही भारतीय वायुसेना के जो फीडबैक हैं, जो अनुभव हैं, उनके आधार पे किया जा रहा है। ये एक ऐसा विमान होगा जो ज़रूरत पड़ने पर 10 से 12 मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर पाएगा। इसके अलावा आप सब इसके बारे में जो एडवांस टेक्नोलॉजी एमका से फॉलो करी गई है उसको जानते ही हैं। इसमें हमें एआई भी देखने को मिल सकता है, इसमें हमें स्मार्ट कॉकपिट देखने को मिलेगा, मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज देखने को मिलेंगी, अस्त्र परिवार की सारी मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम परिवार की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, ब्रह्मोस एनजी देखने को मिलेगी। यानी ये एक सर्वगुण संपन्न फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि 2030 तक प्रोडक्शन में आएगा, और भारतीय वायुसेना 2030 के दशक में इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो इसका फॉर्मल रोल आउट हो चुका है, जहां पर इस समय ये ग्राउंड टेस्ट से गुजर रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई मीडिया सोर्सेज में इसको लेकर बात चल रही है। देखते हैं पहला दर्शन कब होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।